सभी शिक्षकगणों को नमस्कार। सीटीटी के तासिका में सीटीटी के अध्ययन की तासिका में आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास यानी सामाजिक विज्ञान, जिसे हम सोशल साइंस भी कहते हैं, उसकी तासिका में आज हम वैदिक काल और प्रारंभिक जो राज्य थे, इस दो घटकों पर 30 सवाल हल करने वाले हैं। पहला सवाल है, ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर हमें 3 कथन दिए हैं, तो तीनों कथनों को हमें पढ़ना है। जन कबीले का सर्वोच्च राजनीतिक संगठन था, बिल्कुल सही। समिति एक छोटी सभा थी जिसमें केवल प्रभावशाली लोग भाग लेते थे, यह गलत है। राजा का पद पूर्णतः वंशानुगत और निरंकुश था, तो ये भी गलत है। तो पर्याय क्रमांक जो सबसे पहले का ऊपर का जो हमें दिया है, जन कबीले का सर्वोच्च राजनीतिक संगठन, यह कथन सही है। तो हमें पर्याय ढूंढने हैं, तो नीचे दी है पर्याय ढूंढेंगे। देखो, केवल एक सही है, पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्योंकि ऋग्वैदिक काल में जन सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई थी। समिति आम जनमानस की थी और जबकि सभा विशिष्ट लोगों की थी। राजा का पद इस काल में पूरी तरह निरंकुश नहीं था, इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं सवाल 2 की तरफ। उत्तर वैदिक काल में कृषि विकास और सामाजिक परिवर्तनों के बीच संबंध के बारे में कौन सा विश्लेषण सबसे सटीक है? तो यहाँ पर पर्याय क्रमांक बी देखिए। लोहे के उपकरणों के प्रयोग से अधिशेष उत्पादन हुआ, जिससे वर्ण व्यवस्था में जटिलता आई। क्योंकि लोहे के उपयोग से जंगलों की कटाई और गहरी जुताई संभव हुई, जिससे अधिशेष उत्पन्न हुआ। इसी आर्थिक आधार पर जटिल सामाजिक और राजनीतिक संरचनाओं का निर्माण हुआ, इसलिए पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का सही जवाब है। आप इस सवाल का जो डी पर्याय है वो भी देख सकते हैं, लेकिन पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब था। चलो आगे बढ़ते हैं सवाल 3 की तरफ। महाजन पदों के उदय के संदर्भ में मगध की सफलता के पीछे भौगोलिक कारणों की भूमिका के बारे में कौन सा कथन गलत है? हमें गलत ढूंढना है। देखो, पहला, गंगा और सोन नदियों के कारण जल परिवहन और व्यापार में सुगमता थी, यह सही है। उसके बाद में निकटवर्ती क्षेत्रों में लौह अयस्क की खदानों ने बेहतर हथियारों के निर्माण में मदद की, ये भी सही है। तीसरा देखिए, मगध के पास समुद्री व्यापार के लिए सीधा एकमात्र बंदरगाह उपलब्ध था, यह गलत है। मगध एक भूमिबद्ध क्षेत्र था, उसकी शक्ति का कारण गंगा और सोन नदियों का जल मार्ग और लौह अयस्क की उपलब्धता और हाथियों की बहुलता थी, न कि समुद्र की बंदरगाह। क्योंकि मगध जो था समुद्र से बहुत दूर था, इसलिए पर्याय क्रमांक सी जो है गलत है और हमें गलत ही ढूंढना है। डी भी सही है, तो पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं सवाल 4 की तरफ। गण संघों जैसे वज्जी और राजतंत्रात्मक महाजन पदों के बीच मुख्य अंतर क्या था? तो मुख्य अंतर क्या था? तो पर्याय क्रमांक सी देखिए, पर्याय क्रमांक सी। गण संघों में शक्ति कई शासकों के समूह में निहित थी, जबकि राजतंत्र में एक ही राजा होता था। वज्जी जैसे गण संघों में शासन कई राजाओं प्रमुखों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता था। यानी वज्जी जैसे गण संघ जो थे, वहाँ पे कई राजा थे, जबकि मगध जैसे राज्यों में सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित थी, इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही जवाब है। तो आप डी पर्याय भी देख सकते हो, लेकिन पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं सवाल 5 की तरफ। वैदिक काल में 10 राजाओं का युद्ध का क्या महत्व है? तो यहाँ पर 4 पर्याय हमारे सामने दिए हैं, चारों पर्याय को आप देख सकते हो, तो आपके समझ में आएगा। तो पर्याय क्रमांक सी देखिए। इसने भारत कबीले के सुदास की सर्वोच्चता और भरत नाम के प्रचार को स्थापित किया। तो यहाँ पर पुरुषनी यानी रावी नदी के तट पर लड़े गए इस युद्ध में राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को हराया था, जिससे भारत कबीले का प्रभुत्व बढ़ा और बाद में देश का नाम इस राजा के नाम से पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। तो यहाँ पर आप आगे का डी पर्याय भी देख सकते हो, लेकिन पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलो आगे बढ़ते हैं सवाल 6 की तरफ। उत्तर वैदिक काल के साहित्य और सामाजिक व्यवस्था के बीच
अंतर संबंधों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर पर्याय क्रमांक सी देखिए, पर्याय क्रमांक सी। यजुर्वेद और ब्राह्मण ग्रंथों ने यज्ञों की जटिलता और पुरोहितों की महत्ता को बढ़ाया। अब उत्तर वैदिक ग्रंथों में कर्म कांडों और यज्ञों पर बल दिया जाता था, बहुत सारा बल दिया जाता था, जिसमें ब्राह्मण की सामाजिक स्थिति और अधिक शक्तिशाली हो गई थी। इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आप पर्याय क्रमांक डी भी देख सकते हो, लेकिन पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का बिल्कुल सटीक जवाब है। आगे बढ़ते हैं सवाल 7 की तरफ। प्रारंभिक राज्यों 600 ईस्वी सन पूर्व 600 में कर टैक्सेशन प्रणाली के विकास का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आप देख सकते हो यहाँ पर पर्याय क्रमांक ए देखिए, एक विशाल स्थायी सेना का रख रखाव करना और प्रशासनिक अधिकारियों को वेतन देना। महाजनपद काल में राजाओं ने किलेबंदी शुरू की और स्थायी सेनाएं रखी, जिसके लिए उन्हें नियमित राजस्व यानी भाग की आवश्यकता थी। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही जवाब है। आप नीचे के पर्याय भी देख सकते हो, लेकिन पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही जवाब है। चलो आगे बढ़ते हैं सवाल 8 की तरफ। वैदिक काल के अध्ययन के लिए पुरातात्विक साक्ष्यों के रूप में चित्रित धूसर मृदभांड का क्या महत्व है? चित्रित धूसर मृदभांड का क्या महत्व है? तो यहाँ पर आपके सामने 4 पर्याय दिए हैं, चारों पर्याय को आपको देखना है, उसके बाद आपको डिसाइड करना है। तो पर्याय क्रमांक सी देखिए, यह उत्तर वैदिक काल के लोगों के भौतिक जीवन और प्रसार को दर्शाते हैं, क्योंकि PGW यानी पेंटेड ग्रे वेयर मुख्य रूप से गंगा, यमुना, दोबा में पाए गए थे और इनका संबंध उत्तर वैदिक संस्कृति की भौतिक स्थिति से जोड़ा जाता है। इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं सवाल 9 की तरफ। कक्षा में महाजन पदों के विषय को पढ़ाते समय एक शिक्षक के रूप में आप छात्रों में आलोचनात्मक सोच विकसित करने के लिए कौन सी गतिविधि चुनेंगे? तो कौन सी गतिविधि चुनेंगे? तो पर्याय क्रमांक डी देखिए, पर्याय क्रमांक डी। छात्रों से गणसंघ और राजतंत्र के गुण दोषों पर तुलनात्मक चर्चा करवाना। तो तुलना और विश्लेषण करने से छात्रों में सूचनाओं के रटने के बजाय उनके पीछे के कारणों और प्रभावों को समझने की क्षमता विकसित होती है। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं सवाल 10 की तरफ। वैदिक काल में विदेह के जनक और याज्ञवल्क्य के बीच दार्शनिक संवादों का उल्लेख कहाँ मिलता है, जो उस काल की बौद्धिक चेतना को दर्शाता है? अब विदेह के जनक और याज्ञवल्क्य के बीच के संवादों जो संवाद हुआ था वह कहाँ मिलता है? तो 4 पर्याय आपके सामने दिए हैं, चारों पर्याय देखिए। तो सबसे सही जवाब है पर्याय क्रमांक बी, बृहदारण्यक उपनिषद में। बृहदारण्य उपनिषद में राजा जनक और ऋषि याज्ञवल्क्य के बीच गहन दार्शनिक चर्चाएं दर्ज है, जो आत्मा और ब्रह्म के ज्ञान पर केंद्रित है। इसलिए पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते सवाल 11 की तरफ। प्रारंभिक राज्यों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए अपनाई गई नई तकनीकों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 2 पर्याय तो आप देख रहे हो, 2 पर्याय पहले देख लीजिए, फिर आप आगे बढ़ेंगे। चलो आगे, क्योंकि नीचे का पर्याय डी इसका सही जवाब है। धान के पौधों का रोपण शुरू हुआ, जिससे पैदावार काफी बढ़ गई। 6ठी शताब्दी ईस्वी सन पूर्व के आसपास बीजों के छिड़काव के बजाय पौधों के रोपण की विधि अपनाई गई, जिससे धान की जीवित रहने की दर और पैदावार दोनों बढ़ी। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते सवाल 12 की तरफ। इतिहास की कक्षा में प्राथमिक स्रोतों के उपयोगों के बारे में कौन सा तर्क सबसे प्रभावशाली है? प्राथमिक स्रोतों के बारे में कौन सा सबसे सटीक है? तो पर्याय क्रमांक ए और बी आपने देखा ही है, पढ़ लीजिए। चलो अब हम आगे की 2 पर्याय देखते हैं। पर्याय क्रमांक डी देखिए, ये छात्रों को अतीत के साथ सीधे जुड़ने और साक्ष्यों को विश्लेषण करने का अवसर देते हैं। सिक्के, शिलालेख और मृदभांड जैसे प्राथमिक स्रोत छात्रों को इतिहास
इतिहासकार की तरह सोचने और निष्कर्ष निकालने में मदद करते हैं। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं सवाल 13 की तरफ। उत्तर वैदिक काल में गोत्र संस्था के उद्भव का प्राथमिक सामाजिक उद्देश्य क्या था? तो क्या था? तो यहाँ पर 4 पर्याय दिए हैं। चारों पर्याय में से पर्याय क्रमांक सी देखिए। समान पूर्वज वाले लोगों के बीच विवाह को प्रतिबंधित करना और कबीले की पहचान बनाना। गोत्र का शाब्दिक अर्थ है वह स्थान जहाँ पूरे कुल की गायों को रखा जाता था। बाद में यह समान पूर्वज वाले समूह का प्रतीक बना और सगोत्र विवाह वर्जित हो गया। इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही जवाब है। सवाल 14 की तरफ जाएंगे। महाजन पद काल में श्रेणी शब्द का क्या अर्थ था? अब श्रेणी शब्द का महाजन पद का क्या अर्थ था? तो यहाँ पर पर्याय क्रमांक सी देखिए। पर्याय क्रमांक सी, व्यापारियों और शिल्पकारों का एक संगठन जो उत्पादन और व्यापार का नियमन करता था। तो व्यापारियों और शिल्पकारों के संगठनों को यहाँ पर श्रेणी कहा जाता था। श्रेणियाँ आर्थिक संघ थे जो प्रशिक्षण प्रदान करते थे, कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करते थे और तैयार माल का वितरण करते थे। इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं सवाल 15 की तरफ। उत्तर वैदिक काल में राजा के बढ़ते प्रभाव को पुष्ट करने के लिए किए जाने वाले अश्वमेध यज्ञ का मुख्य राजनीतिक संदेश क्या था? तो यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ उसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पर पर्याय क्रमांक ए देखिए। पर्याय क्रमांक सबसे ऊपर का पर्याय, चारों पर्याय आपके सामने रखा हूँ। राजा की संप्रभुता और चक्रवर्ती सम्राट होने के दावे को स्वीकार करना। अश्वमेध यज्ञ में छोड़ा गया घोड़ा जिन क्षेत्रों से गुजरता था वहाँ के राजाओं को या तो मुख्य राजा की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती थी या युद्ध स्वीकार करना पड़ता था। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते 16वें प्रश्न की तरफ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में द्वितीय शहरीकरण के उद्भव का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो क्या था सबसे महत्वपूर्ण कारण द्वितीय शहरीकरण का? तो यहाँ पर पर्याय क्रमांक सी देखिए। पर्याय क्रमांक सी, गंगा घाटी में लोहे के व्यापक उपयोग से कृषि अधिशेष और व्यापार में वृद्धि होने के कारण था। लोहे के फाल और औजारों में ने गंगा के घने जंगलों को साफ करने और अधिशेष उत्पादन में मदद की, जिससे शहरों का विकास हुआ। इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही जवाब है। 17वें प्रश्न की तरफ जाएंगे। ऋग्वेदी धर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमें गलत ढूंढना है। तो गलत कथन यहाँ पर आप देख सकते हो। पर्याय क्रमांक ए देखिए। पर्याय क्रमांक ए सही है यज्ञों का। पर्याय क्रमांक बी देखिए। पर्याय क्रमांक बी ये भी सही है। पर्याय क्रमांक सी और डी देखते हैं। पर्याय क्रमांक सी, ऋग्वेद लोग मूर्ति पूजा और मंदिरों के निर्माण पर बहुत अधिक बल देते थे, ऋग्वेदिक लोग। तो यह गलत विधान है। ऋग्वेदिक धर्म प्रकृति की शक्तियों की पूजा और स्तुति पाठ पर आधारित था। मूर्ति पूजा और मंदिरों के साक्ष्य इस काल में नहीं मिलते। इसलिए यह पर्याय क्रमांक सी गलत है और हमें गलत ही ढूंढने के लिए कहा गया है। इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते सवाल 18 की तरफ। इतिहास शिक्षण में बहुपरिप्रेक्ष्य का क्या अर्थ है? बहुपरिप्रेक्ष्य का अर्थ क्या है? तो पर्याय क्रमांक सी देखिए। किसी घटना को विभिन्न समूहों और दृष्टिकोणों के नजरिए से समझना और विश्लेषण करना, उसे ही क्या कहते हैं? उसी को ही हम बहुपरिप्रेक्ष्य कहा जाता है। उदाहरण के लिए महाजन पदों के विस्तार को केवल राजा के नजरिए से नहीं बल्कि कृषकों, दासों और महिलाओं के नजरिए से भी देखना चाहिए। इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते सवाल 19 की तरफ। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के कठोर होने के प्रमाण के रूप में किसे देखा जा सकता है? तो यहाँ पर किसे देखा जा सकता है? तो यहाँ पर पर्याय क्रमांक सी देखिए। पर्याय क्रमांक सी, व्यवसाय का आधार जन्म के आधार पर तय होना और अंतरजातीय संपर्क पर प्रतिबंध। उत्तर वैदिक काल में वर्ण कर्म के बजाय जन्म पर आधारित हो गए और शूद्रों तथा महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते सवाल 20 की तरफ।
प्रारंभिक राज्यों में मगध के उत्कर्ष में अर्यक वंश के शासक बिंबिसार की किस नीति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो यहाँ पर मगध के राजा के बारे में यहाँ पर पर्याय क्रमांक सी देखिए। पर्याय क्रमांक सी, वैवाहिक संबंधों के माध्यम से गठबंधन बनाना और राज्य की सीमाओं का विस्तार करना। बिंबिसार ने कौशल, वैशाली और मद्र जैसे शक्तिशाली राज्यों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिससे मगध की राजनीतिक प्रतिष्ठा और सुरक्षा बढ़ी। इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं सवाल 21 की तरफ। वैदिक काल की शिक्षा पद्धति के संदर्भ में गुरुकुल व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो मुख्य विशेषता के चारों पर्याय आपके सामने है। गुरुकुल व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो यहाँ पर पर्याय क्रमांक बी देखिए। मौखिक परंपरा के माध्यम से वेदों का ज्ञान और नैतिक मूल्यों का हस्तांतरण। वेदों को श्रुति कहा जाता था क्योंकि वे सुनकर याद किए जाते थे। गुरुकुल में गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से मौखिक शिक्षण होता था। इसलिए पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते सवाल 22 की तरफ। महाजनपद काल के दौरान सिक्कों के प्रचलन ने अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित किया? तो सिक्कों के प्रचलन ने कैसे प्रभावित किया? तो चारों पर्याय आपके सामने रखे हैं। तो यहाँ पर 4 पर्याय आप देख सकते हो। तो 4 पर्याय में से सबसे ऊपर का पर्याय, विनिमय की प्रक्रिया सुगम हुई और व्यापार का दायरा विस्तृत हुआ। तो पर्याय क्रमांक ए ही इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि आहत सिक्कों यानी चांदी और तांबे के ने वस्तु विनिमय की सीमा को समाप्त किया और लंबी दूरी के व्यापार को बढ़ावा दिया। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते सवाल 23 की तरफ। इतिहास के मानचित्र कार्य में वज्जी संघ स्थिति को दर्शाते समय आप छात्रों को किस भौगोलिक विशेषता पर ध्यान देने के लिए कहेंगे? तो यहाँ पर चारों पर्याय मैं आपके सामने रखता हूँ। तो वज्जी संघ की स्थिति को दर्शाते समय किस पर आप भौगोलिक विशेषता पर ध्यान देंगे? तो पर्याय क्रमांक बी देखिए। गंगा नदी के उत्तर में नेपाल की तराई के पास इसकी अवस्थिति। वज्जी संघ वैशाली इसकी राजधानी थी। वज्जी संघ वैशाली इसकी राजधानी थी और वह मगध के उत्तर उत्तर में गंगा पार स्थित था। इसलिए पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं सवाल 24 की तरफ। उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति जैसे संस्थाओं के पतन का मुख्य कारण क्या था? क्या था मुख्य कारण सभा और समिति के पतन का? तो यहाँ पर पर्याय क्रमांक ए देखिए। राजा की शक्ति में वृद्धि और प्रशासन का केंद्रीकरण होना। जैसे जैसे राज्य का आकार बढ़ा और राजा शक्तिशाली हुआ, कबीलाई सभाओं का प्रभाव कम हो गया और उनकी जगह नौकरशाही ने ले ली। तो इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं सवाल 25 की तरफ। महाजनपद काल में दास और कर्मकार की स्थिति के बारे में क्या सत्य है? तो महाजनपद काल में दास और कर्मकार की स्थिति कैसी थी, हमें वह ढूंढना है। तो पर्याय क्रमांक आप भी देख सकते हो। वे भूमिहीन श्रमिक थे जिन्हें कृषि और अन्य कठिन कार्यों में लगाया जाता था। दास युद्धबंदी का कर्ज न चुकाने वाले लोग थे, जबकि कर्मकार मजदूरी पर काम करने वाले स्वतंत्र लेकिन भूमिहीन लोग थे। इसलिए पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं सवाल 26 की तरफ। उपनिषदों के विचारकों ने किस प्रश्न पर सबसे अधिक बल दिया, जो उत्तर वैदिक काल के बौद्धिक असंतोष को दर्शाता है? तो उपनिषदों के विचारों ने किस बात पर सबसे ज़्यादा बल दिया? तो यहाँ पर उन्होंने पर्याय क्रमांक सी देखिए। मृत्यु के बाद का जीवन क्या है और आत्मा का ब्रह्म से क्या संबंध है? उपनिषद विचारक बाहरी कर्मकांडों के बजाय आंतरिक सत्य और ब्रह्मांडीय ज्ञान की खोज में रुचि रखते थे। इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही जवाब है। 27वां प्रश्न देखिए। प्रारंभिक राज्यों में किलेबंदी के प्रमाणों से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो किलेबंदी के प्रमाणों से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो पर्याय क्रमांक ये देखिए बी, सी,
और डी देखिए, सबसे आखिरी पर्याय, राज्यों के बीच लगातार युद्ध का भय था और राजा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे। कौशाम्बी जैसी जगहों पर मिली विशाल दीवारें सुरक्षा की आवश्यकता और शासन की संसाधक जुटाने की क्षमता को दर्शाती है। इसलिए पर्याय क्रमांक जो डी है, पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं सवाल 28 की तरफ। वैदिक देवताओं ने अश्विन को किसका देवता माना था जो उस काल के सामाजिक जीवन की आवश्यकताओं को दर्शाता है? तो अश्विन को किसका देवता माना था? तो आरोग्य और चिकित्सा के देवता को माना था। आरोग्य और चिकित्सा के देवता। अश्विनों को देवताओं का चिकित्सक माना जाता था जो बीमारियों को दूर करने और स्वास्थ्य प्रदान करने की प्रार्थना से जुड़े हुए थे। इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते सवाल 29 की तरफ। इतिहास शिक्षण में इतिहास की व्याख्या के महत्व को समझाने के लिए कौन सा उदाहरण सबसे उपयुक्त है? तो इतिहास की व्याख्या कैसे की जाती है? तो कौन सा पर्याय सबसे योग्य है? तो पर्याय क्रमांक बी देखिए, विभिन्न इतिहासकारों द्वारा मगध के उत्थान के लिए अलग अलग कारकों जैसे लोहा, हाथी या नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराना। एक ही घटना के कई कारण हो सकते हैं और इतिहासकार अपने शोध के आधार पर अलग अलग कारकों को महत्व देते हैं। यही व्याख्या का आधार है। इसलिए पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। और आखिरी प्रश्न की तरफ चलेंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के गण संघों जैसे शाक्य और कोलीय की शासन व्यवस्था के पतन का एक प्रमुख कारण क्या था? तो प्रमुख कारण क्या था? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उनका पतन क्यों हुआ उनके राज्यों का। तो यहाँ पर पर्याय क्रमांक डी देखिए, पड़ोसी राजतंत्रों जैसे मगध और कौशल की आक्रामक विस्तारवादी नीति की वजह से उनका पतन हुआ। आजाद शत्रु और विडुब जैसे राजाओं ने कूटनीति और सैन्य बल का प्रयोग कर इन गणराज्यों की एकता को तोड़ा और उन्हें अपने राज्य में मिला लिया। इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही जवाब है। इस तरह से हमने आज की तासिका में वैदिक काल और प्रारंभिक राज्य के घटक पर 30 सवाल लिए हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। अगर तासिका अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि सीटीटी और टीईटी के अध्ययन के बारे में जितने भी वीडियो अपलोड हुए चैनल पर सभी तक आप आसानी से पहुंच सकते हो। रुकता हूं, फिर मिलेंगे नई तासिका के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।